सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। देखें अपने टॉपिक यानी संवैधानिक विकास की प्रक्रिया, प्रस्तावना, अनुसूचियाँ, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य कंप्लीट होने के बाद में अपन जो अब चर्चा करेंगे यानी अपनी संघ सरकार की चर्चा करेंगे। संघ सरकार या क्या कह सकते हैं केंद्र सरकार, संघ सरकार या केंद्र सरकार। देखो इसमें यहीं पे आपको अच्छी तरीके से समझना है ये बात कि क्या है ये संघ सरकार यानी जो अपन पढ़ेंगे ये संविधान का भाग कौन सा है, तो आंसर आएगा 5। संविधान का भाग 5 है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक इनका क्या है, उल्लेख है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक कौन सी सरकार है, संघ सरकार के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट, अब आपको अध्ययन की दृष्टि से अपन बांट लेते हैं इनको। एक होती है अपनी कार्यपालिका, एक होती है व्यवस्थापिका और एक होती है न्यायपालिका। एक होती है न्यायपालिका यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका, इनके बारे में अपन उल्लेख करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, इसका कार्य क्या है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद में कौन आ जाएगा, पीएमबीसी में सम्मिलित होता है। फिर आती है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका की बात करेंगे अपन यहाँ पर, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। न्यायपालिका, इसमें अपना सुप्रीम कोर्ट केंद्र के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो देखो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, पीएम, लोकसभा, राज्यसभा, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, व्यवस्थापिका जो काम करती है वो है कानून निर्माण। व्यवस्थापिका जो काम करेगी उसका क्या है, कानून निर्माण का ये जो है ये कार्य है, कानून निर्माण। नेक्स्ट, कानून को लागू करना, कानून को लागू करना ये है कार्य कार्यपालिका का। नेक्स्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका का जो कार्य है, ध्येय है कानून की रक्षा करना, कानून की रक्षा करना, कानून की रक्षा करना। तो बात कर रहे हैं अपन केंद्र सरकार या संघ सरकार के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान के किस भाग में है ये, तो संविधान का भाग नंबर कौन सा है, 5। संविधान का भाग 5 है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक इसका क्या है, उल्लेख। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक क्या है, इसका उल्लेख है। इसको 3 पार्टीशन में अपन डिवाइड करके अध्ययन करेंगे इसका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, व्यवस्थापिका का कार्य है कानून का निर्माण करना और न्यायपालिका का कार्य है कानून की रक्षा करना। तो बात करते हैं कार्यपालिका। इसमें आप और देख सकते हो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक अपन व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन कर सकते हैं और न्यायपालिका 124 से लेकर 147 तक। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो उल्लेख है वो है किसका, न्यायपालिका का। 124 से लेकर 147 तक जो उल्लेख है वो किसका है, न्यायपालिका का। और 148 से लेकर 151 तक है केग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर, एडिटर जनरल, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। तो आपको अपने माइंड में ये डायग्राम अपने दिमाग में रखना पड़ेगा
कि भाई आपको ये पूछ ले कि ये आर्टिकल किससे क्या संबंधित है, तो पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि कार्यपालिका के आर्टिकल वो केवल 52 से लेकर कहाँ तक है, 78 तक उल्लेखित हैं। जो व्यवस्थापिका के आर्टिकल हैं वो 79 से लेकर कहाँ तक है, 123 तक है। नेक्स्ट न्यायपालिका के जो आर्टिकल हैं 124 से लेकर 147 तक उल्लेखित हैं, और केग है वो 148 से लेकर 151 तक वर्णित है। तो पहली बात तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर अपन इनके बारे में एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आपके रेलवे, राजस्थान पुलिस, पटवार, दिल्ली पुलिस की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि भाई ये क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से बनता है। तो मैं आपको साथ साथ में वो भी बताता जाऊँगा यहीं पे। तो आपको ये पहले तो ये चार्ट अपने दिमाग में ध्यान में रखना है, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लो माइंड में कि भाई ये कार्य इस प्रकार से है। फिर अपन इसमें से एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे, सभी टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। शुरुआत करेंगे अपन किससे, राष्ट्रपति से। किससे करेंगे, राष्ट्रपति से अपन इसकी क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना जो मेन टारगेट है दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस व पटवार, रेलवे, उन्हीं को दृष्टिकोण में रखते हुए अपन इन टॉपिकों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहले राष्ट्रपति। इसका उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 से लेकर कहाँ तक मिलता है अपने को, 62 तक। अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक किसका उल्लेख मिलता है अपने को संविधान में, तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, ये देश का संवैधानिक मुखिया होता है या प्रधान होता है। मुखिया कह दो, प्रधान कह दो। आपको एक क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया है, ये देखो कि देश का वास्तविक प्रधान अलग होता है, संवैधानिक प्रधान अलग होता है। तो संवैधानिक प्रधान कौन है, राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रधान यदि एग्जाम में पूछ लेता है तो आंसर आएगा पीएम यानी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट बात, ये देश का प्रथम नागरिक भी होता है, देश का प्रथम नागरिक भी होता है, देश का प्रथम नागरिक भी होता है। देश का प्रथम नागरिक भी कौन होता है, तो भी आपका आंसर एक ही आएगा और सीधा सा आएगा राष्ट्रपति। देश का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक मुखिया या प्रधान होता है। नेक्स्ट अपन इसकी बात करेंगे तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। जो तीनों सेनाएं होती है अपनी जल, थल व वायु सेना, उन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च क्या होता है, कमांडर। कौन होता है, राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो आपको ये तीनों बातें ध्यान में रखनी है विशेष, कि ये देश की कार्यपालिका का या देश का संवैधानिक मुखिया या प्रधान होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। कौन होता है, तो आपका एक ही आंसर आएगा राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और इसकी स्थिति मैंने आपको संविधान के स्रोत टॉपिक में बताई थी कि इसकी स्थिति ब्रिटिश महारानी के समकक्ष होती है। किसकी, राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश महारानी के समकक्ष होती है। अंतर यह है कि वहां पर वंशानुगत है और अपने यहाँ पर क्या होता है, निर्वाचित, चाहे से प्रत्यक्ष हो चाहे से अप्रत्यक्ष हो, लेकिन होता क्या है, निर्वाचित होता है। तो वहां का जो पद है ब्रिटिश महारानी के, इसकी स्थिति समकक्ष मानी जाती है। तो वो है यानी कहने का मतलब वंशानुगत, और अपने यहाँ पर क्या है, निर्वाचित, वो भी कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से। तो आगे चर्चा करेंगे अपनी इसके बारे में। तो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक इसका उल्लेख है। अमूमन एग्जाम में आपके फोर्स में आर्टिकल्स के क्वेश्चन नहीं बनते हैं,
नहीं मिलते हैं, फिर भी मैं आपको आर्टिकल कंप्लीट बताऊंगा, इनके अंदर का मैटर जो है वो बताऊंगा आपको कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आते हैं एग्जाम में। तो देखते हैं आगे। आर्टिकल 52, मैं आपको जो टॉपिक के बारे में कहूँगी ये विशेष है, स्टार का चिन्ह लगा के आपको मदरसा हूँ तो आप समझना कि ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 52 में देश के लिए एक राष्ट्रपति का पद होगा। नॉर्मली है कि देश के लिए एक किसका पद होगा, राष्ट्रपति का पद होगा। ये बात कौन से आर्टिकल में उल्लिखित है, तो आपका आंसर आएगा आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 में ये बात उल्लेखित है कि देश के लिए एक राष्ट्रपति का पद होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 53। ये एग्जाम की दृष्टि से स्टार है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53 में ये बात बताई गई है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। ये बात कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 53। और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया होता है, अनुच्छेद 53, 54, 55 या 56। तो आपका आंसर सीधा सही क्या आएगा, आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका का संवैधानिक क्या होता है, प्रधान होता है। कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट देखो, फिर आर्टिकल आता है 54, आर्टिकल 54 या अपन कह सकते हैं 54। इसमें है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की यदि आप लोग बात करते हो तो निर्वाचक मंडल का मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में देखो, इसका आंसर दो प्रकार से पूछा कह सकते हैं अपन कि संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित, मनोनीत नहीं है यहाँ पर, केवल कैसे सदस्य हैं, निर्वाचित, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं, भाग, लेकिन कैसे हैं, निर्वाचित, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते। या यही बात इस प्रकार से भी कह सकता है, लोकसभा व राज्यसभा के, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य या सभी निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बोल दो, चाहे से संसद के सभी निर्वाचित सदस्य बोल दो, बात एक ही है। तो एक तो ये भाग लेते हैं इसके निर्वाचन में। दूसरी बात, इसके निर्वाचन में ही राज्यों की विधानसभाओं के, राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य, वहाँ के भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। प्लस में दिल्ली प्लस पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल संविधान में दिल्ली पांडिचेरी का उल्लेख नहीं था। 70वें संविधान संशोधन 1992, 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली व पांडिचेरी को भी, यानी उनकी विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए मान्य किया गया या दर्जा दिया गया। कब दिया गया, तो 70वां संविधान संशोधन 1992। तो अब देखो, अब निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो आपका सीधा सा आंसर होगा संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस में दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली पांडिचेरी को कब शामिल किया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया, तो 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इनको क्या किया गया था, शामिल किया गया था।
ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया इसका निर्वाचक मंडल। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, न ही राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, वो भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। केवल राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ऑप्शन में दे देगा आपको संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ऑप्शन बी संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस विधान परिषदों को भी जोड़ देगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। मेरे हिसाब से यह आर्टिकल 54 आपका क्लियर है। 53 में मैंने आपको बता दिया कि राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है, ये संवैधानिक प्रधान होता है। अब चाहे से आर्टिकल नहीं याद रहो आपको, आर्टिकल 54 इंडिया अंदर का मैट्रिक्स का तैयार होना चाहिए कि कौन कौन भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 की बात करेंगे तो इसमें है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया की बात करेंगे अपन। ये कौन से में है, आर्टिकल 55 में है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है कौन सी में, 55 में। और संविधान के स्रोत में अपन ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है वो कौन से देश से ग्रहण की गई है, तो आपका आंसर आएगा आयरलैंड। कहाँ के संविधान से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को क्या किया गया है, ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। किस प्रकार से इसका निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। भाई प्रत्यक्ष जनता तो भाग लेती नहीं, जनता के द्वारा जो चुने गए हैं वो प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो कैसा हो गया चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। नेक्स्ट अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से इसका क्या होता है, चुनाव। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आर्टिकल जो 55 में है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है, कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट चुनाव कैसे होता है राष्ट्रपति का, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट कैसी पद्धति से होता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और गुप्त मतदान प्रणाली है, ये कैसी है, गुप्त मतदान प्रणाली, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। कुछ बातें आपको मैं और बता देता हूँ, एग्जाम की तरह से इंपॉर्टेंट है कि यानी इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि एक विधायक का जो मत का मूल्य होता है, विधायक का मत का मूल्य कैसे निकालते हैं, तो इसमें राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधानसभा सदस्यों की संख्या भाग 1000, और ये कुल जनसंख्या को कब की जनगणना की है, ये 1971 की जनगणना, 1971 की जो जनगणना है उसी के आधार पर इसको माना गया है। राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग 1000, तो इसमें उस राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य आ जाता है। सर्वाधिक यदि विधायक के मत के मूल्य की बात करेंगे तो यूपी के विधायक का मत का मूल्य है 208, और सबसे कम के बात करेंगे तो सिक्किम के एक विधायक का मत का मूल्य है 7। कितना है, 7। और सर्वाधिक यूपी का कितना है, 208। कितना है, 208 है। और राजस्थान की अपन बात कर लेते हैं तो 128 पॉइंट समथिंग आता है, तो लगभग कितना मान सकते हैं, 129। यानी कि सर्वाधिक विधायक का जो मत का मूल्य है वो है यूपी का, कितना है, 208 है। आपको विशेष ध्यान रखना है एग्जाम में। सबसे कम किसका है, सिक्किम का कितना है, 7 है। और राजस्थान का अपना कितना है, 129 एक विधायक का क्या है, मत का मूल्य है। यानी कि
एक जो इसमें प्रतिनिधि जो होता है, जैसे 4 प्रतिनिधि चुनाव में खड़े होते हैं, एक वोटर है, वो सभी चारों को श्रेणी के आधार पर यानी क्रमांक देता है, जैसे A B C और D के यानी वरीयता के आधार पर क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछता है, तो आप इतना ध्यान रखना कि वरीयता क्रम के आधार पर चुनाव किया जाता है। प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता, चतुर्थ वरीयता, इस प्रकार से अपनी चॉइस होती है इसमें। तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि यूपी के एक विधायक का मत का मूल्य 208 है, सिक्किम का न्यूनतम 7 है और राजस्थान का अपने कितना है 129। ये तो हो गई एक विधायक के मत के मूल्य की बात। फिर आप यहीं पे देख लो, एक संसद सदस्य के विधायक का मत का मूल्य कितना होगा, तो विधानसभाओं के सदस्यों के मत का कुल मूल्य बटावा संसद के सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, तो एक यानी संसद सदस्य के विधायक का मत का मूल्य आता है 708। कितना आता है 708। एक संसद सदस्य के मत का मूल्य कितना का आता है, तो आंसर आएगा आपका 708 आएगा। इसको भी आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो ये सब बातें हैं अपने आर्टिकल 54 और 55 के बारे में बात की है अपन ने। यह है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। क्लियर है, यानी जो उम्मीदवार 50% से एक यानी मतदान अधिक हो जाता है, 50 से अधिक हो जाता है, तो वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। अन्यथा प्रथम वरीयता में नहीं चुना जाता है तो द्वितीय वरीयता की जाती है। और अभी तक द्वितीय वरीयता के आधार पर चुना गया एकमात्र राष्ट्रपति आपको सबको पता है वी गिरी। 1969 1969 में उसको द्वितीय वरीयता के आधार पर चुना गया था। किसको? वी गिरी को। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी के जितने भी आज तक राष्ट्रपति बने हैं सबके सब प्रथम वरीयता के आधार पर ही बने हैं। तो आप ये चीज समझ सकते हो। ये हो गई आर्टिकल 55 की बात। कौन सी की है? 55 की बात है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि भाई मतदान कैसा होता है। अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली होती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो कि अपन ने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। नेक्स्ट बात कि एक विधायक का मत का मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग 1000। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? यानी और ये जनगणना कौन सी है? 1971 की जनगणना को आधार माना गया है। सर्वाधिक विधायक का मत का मूल्य है यूपी का 208, न्यूनतम सिक्किम का 7 और राजस्थान का 129 एक विधायक का मत का मूल्य। और सांसद का मत का मूल्य मैंने बता दिया, विधानसभाओं के कुल मतों का मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्य, इसका भाग देंगे तो लगभग कितना आता है? 708। कितना आता है? 708 के समथिंग आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक सांसद का मत का मूल्य कितना होता है? 708 के लगभग होता है। तो ये आपका आर्टिकल कौन सा था? 55। नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 की यदि अपन बात करते हैं तो इसमें है इसकी पदावधि। पदावधि आपको पता है शपथ ग्रहण करने से कितने वर्ष होती है? 5 वर्ष। पद ग्रहण करने से कितने वर्ष होती है? 5 वर्ष तक इसकी क्या होती है? कार्यकाल होता है या पदावधि होती है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है 57। आर्टिकल 57। आर्टिकल जो 57 है ये एक ही बात कहता है कि एक राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है। यानी एक बार चुनाव जीत गया दोबारा भी वो चुनाव में खड़ा हो सकता है, या कोई पहले का जीता हुआ है फिर हार गया वो भी दोबारा खड़ा हो सकता है। यानी एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। इसके बारे में अपना संविधान क्या है? मौन है। जबकि अमेरिका में ऐसा कितनी बार होता है? केवल 2 बार ही चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अपने यहाँ पर यानी 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है अमेरिका में, लेकिन अपने यहाँ पर कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इस संदर्भ में अपना संविधान क्या है? मौन है। नेक्स्ट यानी कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 58। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख है। कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 58 में योग्यताओं का क्या किया गया है? उल्लेख। प्रथम योग्यता सबको पता है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अब आपको यहीं पे एक बात ध्यान रखनी है
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, तीनों को कितनी वर्ष की आयु? 35 वर्ष की आयु क्या है? पूर्ण किया हुआ है व्यक्ति ही तीनों पदों को सुशोभित कर सकता है, यानी उन पदों पर जा सकता है। तो 35 वर्ष की आयु क्या होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट यदि बात करते हैं, नेक्स्ट लाभकारी पद, या इसमें एक नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। तो आपको ये चीज़ भी विशेष ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लेकिन ये विशेष ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, लाभकारी पद पर कार्यरत न हो। लाभकारी पद पर कार्यरत न हो, लाभकारी पद पर कार्यरत न हो। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई लाभकारी पद कौन से होते हैं? इस संदर्भ में भी अपना संविधान मौन है, लेकिन अमूमन अपन मानते हैं लाभकारी पद राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, राज्यपाल के, इन 3 पदों को छोड़कर जितने भी पद हैं सबके सब क्या माने जाएंगे? लाभकारी पद ही माने जाते हैं। तो आपको ये बात विशेष ध्यान में रखनी है कि लाभकारी पद कौन कौन से नहीं है। तो राष्ट्रपति का नहीं है, उपराष्ट्रपति का नहीं है, राज्यपाल का नहीं है, और यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ये पद हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री और राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री। इन पदों को लाभकारी पद नहीं माना जाता। तो आपको ये विशेष बात ध्यान में रखनी होगी कि ये पद क्या नहीं है? लाभकारी पद नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट ये आपकी इसकी क्या हो गई? योग्यताएं कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 58 में। कौन से में है? आर्टिकल 58 में इन योग्यताओं का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। फिर आता है आर्टिकल 59। 59 में है शर्तें व वेतन भत्ते। शर्तें व वेतन भत्ते। शर्तों का मतलब है इसमें जैसे कोई सांसद है, विधायक है, यदि उनके ऊपर कार्यरत है तो उनको क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि 2 पद एक साथ सुशोभित नहीं कर सकता, तो एक पद से उधर से क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये क्या है? शर्त है। दिवालिया, पागल या कोडी घोषित नहीं होना चाहिए, ये भी एक क्या है? शर्त है कि भाई दिवालिया, पागल, कोडी घोषित नहीं होगा तो वो देश कैसे शासन करेगा। नेक्स्ट वेतन भत्तों की बात करेंगे तो वर्तमान में भारत की संचित निधि से इसको कितने लाख रुपए मिलते हैं? 5 लाख रुपए। कितने लाख रुपए मिलते हैं? 5 लाख रुपए मिलते हैं, जो कि इनकम टैक्स फ्री हैं, जिनके ऊपर आयकर नहीं लगता है। भारत की संचित निधि से 5 लाख रुपए मिलते हैं जो कि आयकर मुक्त हैं। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 59 में। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि इसको कितना वेतन मिलता है? 5 लाख रुपए। फिर आता है आर्टिकल 60। 60 में है शपथ कार्यक्रम। क्या है? शपथ कार्यक्रम, यानी राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसको राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। तो आपको विशेष बात ये भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो आपका आंसर आएगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को क्या देगा? अपना त्यागपत्र देगा। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है, इसकी सूचना देता है। तो आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इंपोर्टेंट यहाँ पर। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बनता है कि ये राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। और इसको वेतन कितना मिलता है? 5 लाख रुपए। भारत की संचित निधि से, वो भी क्या है? इनकम टैक्स फ्री, यानी उसके ऊपर आयकर नहीं लगता है। ये बात भी आपको विशेष ध्यान में रखनी होगी। मेरे हिसाब से इतना आप सभी को कंप्लीट है। फिर आता है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 इसमें है, ये थोड़ा समझने लायक बात है, देखते हैं इसको। आर्टिकल 61 में देखो महाभियोग की प्रक्रिया है। क्या है?
महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है? तो आपका आंसर आएगा आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया है। नेक्स्ट बात देखो, महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया मानते हैं इसको। महाभियोग कब लाया जाता है राष्ट्रपति पर? यानी संविधान का अतिक्रमण, कदाचार, इनके आधार पर, संविधान के कदाचार उल्लंघन पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। नेक्स्ट आपको ये बात ध्यान रखनी है, अभी तक कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है, यानी कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया से अभी तक नहीं हटा है। ये बात भी आपको विशेष ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट, महाभियोग की प्रक्रिया को आपको मैं समझाता हूँ, इसको विस्तृत न करते हुए संक्षिप्त में बताने के प्रयास करता हूँ। एक होती है लोकसभा, एक होता है अपनी राज्यसभा। पहली बात, राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस सदन में लाया जाता है? तो किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे से लोकसभा में ले आओ, चाहे से राज्यसभा में ले आओ। लेकिन जिस सदन में लाएंगे 14 दिन पूर्व है, कितने दिन पूर्व है? 14 दिन पूर्व है, उस सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा लिखित में दिया जाएगा। किसको? राष्ट्रपति को। किसको दिया जाएगा? राष्ट्रपति को दिया जाएगा। कितने दिन पूर्व है? 14 दिन पूर्व है, 1/4 सदस्यों के द्वारा उस राष्ट्रपति को अधिसूचित किया जाएगा, यानी सूचना दी जाएगी। फिर जिस सदन में लाया जा रहा है, यानी प्रस्तावक सदन जो प्रस्ताव लेकर आया है, उस सदन के यानी उसको मतदान के लिए रखा जाएगा। जैसे अपन ने लोकसभा में लेकर आए तो यहां से कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से, ऐसे उपस्थित सदस्य नहीं, कुल सदस्य संख्या, यह बात ध्यान रखनी है, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। फिर उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है, दूसरा सदन उसकी जांच करता है, फिर उसको मतदान के लिए रखता है। यदि यहां पर भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। और अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। तो आपको मैंने संक्षिप्त में यह प्रक्रिया बताई है, महाभियोग की प्रक्रिया यानी हटाने की प्रक्रिया। लोकसभा में ला सकते हो हटाने का प्रस्ताव, या राज्यसभा में ला सकते हो, किसी भी सदन में ला सकते हैं। लेकिन जिस भी सदन में लाएंगे उस सदन में 14 दिन पूर्व 1/4 सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा लिखित में। ठीक है। फिर जिस सदन में लेके आ रहे हैं उसके कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। फिर उसको दूसरे सदन में भेजेंगे, वहां पर भी 2/3 से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। फिर वो क्या देगा? त्याग पत्र देगा। अभी तक इस प्रक्रिया से कोई भी हटा नहीं है। अब नेक्स्ट बात, महाभियोग की प्रक्रिया में, हटाने की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं? तो आपको यह विशेष ध्यान में रखना होगा, संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य ही भाग लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह एग्जाम की दृष्टि से कि संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। न तो विधानसभाओं के यहां पर सदस्य भाग लेंगे, नहीं यहां पर अपन बात करेंगे कि विधानसभाओं के कोई भी सदस्य, यानी कोई भी सदस्य विधानसभाओं का भाग नहीं लेगा। और जो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य भाग नहीं ले रहे थे वो इसके हटाने में क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद के सभी सदस्य इसके हटाने की प्रक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। तो यह है आपका आर्टिकल 61 महाभियोग की प्रक्रिया। बिल्कुल क्लियर है आपका। नेक्स्ट है आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में है कि एक राष्ट्रपति का पदावधि समाप्त होने से पूर्व दूसरी पदावधि के लिए राष्ट्रपति के चुनाव करा लिए जाएंगे। यानी एक राष्ट्रपति की पदावधि पूर्ण होने से पहले ही दूसरी पदावधि के लिए राष्ट्रपति के चुनाव करा लिए जाएंगे। ये बात कौन से आर्टिकल में है? 62 में। कौन से में है? 62 में ये बात है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक के जो आर्टिकल थे वो कंप्लीट है। एक एग्जाम की दृष्टि से आप ये भी ध्यान में रख सकते हो कि आर्टिकल 71 में, यानी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों को हल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। यानी इसमें 71 में राष्ट्रपति भी और उपराष्ट्रपति भी दोनों आते हैं और उनके यानी चुनाव से संबंधित विवादों को हल की बात करेगा तो निर्वाचन आयोग नहीं आएगा। यहाँ पर आंसर आएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको क्या किया जाता है? हल किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।